हेलो गाइज, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। दोस्तों आज जो है बारभट्ट पे दूसरी प्रश्न है। इससे पहले एक प्रश्न हम देख चुके हैं, आप उसको जाकर जो है चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। यह जो है बारभट्ट की आज की दूसरी प्रश्न है। तो प्रश्न हमारा आपके सामने है। यह सभी प्रश्न जो है UPLT मुख्य लिखित परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो शिक्षक अगर इसको दे रहे हैं वो उनके लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो है हमारा दूसरा प्रश्न है बारभट्ट पे। तो यहाँ पे है, कवि बारभट्ट का वंश और जीवन वृत्त का संक्षेप में वर्णन करें। तो कवि बारभट्ट का वंश, उनका वंश कौन सा था और उनका जीवन वृत्त कैसा था, उस पर संक्षेप में वर्णन करना है। तो उत्तर की तरफ चलते हैं दोस्तों। उत्तर में देखते हैं कि हमें क्या लिखना है। तो उत्तर हमारा है कि संस्कृत साहित्य के जो महान बारभट्ट गद्यकार बारभट्ट का नाम अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है। तो संस्कृत साहित्य के महान गद्यकार बारभट्ट का नाम अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है। वे सम्राट हर्षवर्धन के क्या थे, आश्रित कवि थे। उनकी रचनाएं भारतीय साहित्य में अमूल्य धरोहर मानी जाती है। इतना आप भूमिका के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों, या फिर जो है कल की कक्षा में जो हम भूमिका दिए उसको भी आप इसको लिख सकते हैं। तो यह हमारा हो जाएगा, संस्कृत साहित्य के महान गद्यकार बारभट्ट का नाम अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है। वे सम्राट हर्षवर्धन के आश्रित कवि थे और उनकी रचनाएं भारतीय साहित्य में अमूल्य धरोहर मानी जाती है। तो यह हमारा भूमिका हो गया। अब हम चलेंगे हेडिंग की तरफ। पहली हेडिंग है वंश यानी कि कुल परिचय। उनका वंश का हमें परिचय देना है। तो पहली हेडिंग हमारी वंश होगी यानी कुल परिचय। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, लिखना हमें क्या है दोस्तों, तो यह लिखना है, बारभट्ट का जन्म एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो कहाँ हुआ था, एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में बारभट्ट का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम चित्रभानु भट्ट था तथा माता का नाम राजदेवी था। इनका कुल जो है वात्स्यायन गोत्र का है। इनका जो वंश है कौन सा, वात्स्यायन गोत्र है। तो इतना हमें लिखना वंश में। तो बारभट्ट का जन्म एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम चित्रभानु भट्ट था तथा माता का नाम राजदेवी था। इनका कुल वात्स्यायन गोत्र था। ठीक है, इतना लिखेंगे। आगे लिखेंगे दोस्तों, यह शैव धर्म के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे, शैव धर्म के अनुयायी थे। इनके परिवार में विद्या संस्कृति का विशेष वातावरण था। बारभट्ट ने अपने वंश का वर्णन स्वयं अपनी प्रसिद्ध कृति हर्षचरित में किया है। तो बारभट्ट ने अपने वंश का स्वयं अपनी उनकी जो प्रसिद्ध कृति हर्षचरित में किया है। इससे उनके कुल की विद्वता और गौरव का क्या है, हमें पता चलता। तो किससे पता चलता है, उनकी जो रचना हर्षचरित है उससे हमें पता चलता है कि उनके कुल की विद्वता कैसी थी और उनके गौरव का पता चलता है किसके, बारभट्ट के। तो शैव धर्म को मानने वाले थे, विद्या और संस्कृति का विशेष वातावरण था। इतना हमें लिख देना है। दूसरी जो हमारी हेडिंग है वह है जन्म और प्रारंभिक जीवन। तो बारभट्ट का जन्म और उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था, तो इसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे बारभट्ट का जो जन्म है वह कब हुआ था, तो बारभट्ट का जन्म जो है 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध में हुआ माना जाता है। यानी बारभट्ट का जन्म 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ ऐसा माना जाता है। बारभट्ट के पूर्वजों ने शोर नदी के पश्चिम तट पर प्रीतिकोट नामक ग्राम बसाया था। जन्म और प्रारंभिक इनका जीवन लिखना है दोस्तों। तो 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध माना जाता है। बारभट्ट के पूर्वजों ने सोर नदी के पश्चिम तट पर प्रीतिकूट नामक ग्राम बसाया था, जो स्थान अब संभवतः वर्तमान में बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले में माना जाता है। यानी कि जो प्रांत प्रीतिकूट था आज जो है बिहार प्रांत का क्या हो गया, शाहाबाद जिला हो गया है। तो यह हमारा जन्म और प्रारंभिक जीवन है। आगे भी कुछ लिखना है, तो इसको देखिए। बचपन में ही इनकी माता क्या हो गया था, देहांत हो गया था। इनके पिता ने इनका पालन पोषण किया और शिक्षा दी। बारभट्ट बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली और जिज्ञासु थे तथा 14 वर्ष की अल्पायु में ही पिता भी बालक को अनाथ करके चले गए। पिता की मृत्यु के बाद अभिभावक के अभाव में जीवन सुलभ चपलता से बारभट्ट को क्या बना दिया, लापरवाह तथा घुमक्कड़ बना दिया। तो ये इनका हो गया क्या दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग है जन्म और प्रारंभिक जीवन। तो इनका जन्म और प्रारंभिक जीवन ऐसा था, इसको आप लिखेंगे कि माता पिता दोनों का देहांत हो गया, अभिभावक के अभाव में ये क्या हो गए, लापरवाह और घुमक्कड़ हो गए। ठीक है,
तीसरी जो हमारी हेडिंग होगी वो होगा शिक्षा और स्वभाव। तो बाणभट्ट का शिक्षा व्यवस्था कैसा था, वो कहाँ से पढ़े थे, ये हमें लिखना है। तो यहाँ पे बाणभट्ट ने विभिन्न शास्त्रों, वेद, व्याकरण, काव्य, इतिहास आदि का अध्ययन किया। उनका स्वभाव चंचल, घुमक्कड़ और जिज्ञासु था। तो बाणभट्ट ने विभिन्न शास्त्रों का जैसे वेद, व्याकरण, काव्य, इतिहास आदि का अध्ययन किया। उनका जो स्वभाव था वह कैसा था, घुमक्कड़ था। घुमक्कड़ जो प्रकृति के थे और जिज्ञासु था। पिता की मृत्यु के बाद वे देश भ्रमण के लिए निकल गए। तो इनके जब पिता की मृत्यु हो गई थी तो क्या हो गए, देश भ्रमण के लिए निकल गए। तो उसी समय ये क्या हो गए, घुमक्कड़ प्रकृति के हो गए। तो उनका स्वभाव चंचल था, घुमक्कड़ और जिज्ञासु था। पिता की मृत्यु के बाद वह जो है देश भ्रमण के लिए निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने समाज, प्रकृति और लोगों के जीवन को निकट से देखा। जब ये भ्रमण कर रहे थे उसी दौरान उन्होंने क्या दिया, प्रकृति, लोगों के, समाज, प्रकृति और लोगों के जीवन को निकट से देखा, जिसका प्रभाव उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये हमारी तीसरी हेडिंग है। तो तीसरी हेडिंग क्या है दोस्तों, शिक्षा और स्वभाव। अगली हमारी चौथी हेडिंग है वह हर्षवर्धन से भेंट। तो हर्षवर्धन से भेंट कब हुआ इसको देखते हैं। तो देश भ्रमण के पश्चात बाणभट्ट की भेंट सम्राट हर्षवर्धन के चचेरे भाई कृष से हुई। तो उनके चचेरे भाई कृष से हुई। वही जो है उन्हें जो है एक पत्र लिखकर देते हैं कि आप क्या करिए, हर्षवर्धन के दरबार में आइए। तो देश भ्रमण के पश्चात बाणभट्ट की भेंट सम्राट हर्षवर्धन के चचेरे भाई कृष से हुई। प्रारंभ में हर्षवर्धन को उन पर संदेह हुआ, लेकिन बाद में उनकी विद्वता से प्रभावित होकर उन्हें अपने दरबार में क्या कर दिया, स्थान दे दिया। ठीक है, किसे, बाणभट्ट को। किसने, हर्षवर्धन ने। तो ये दरबार दे दिया। बाणभट्ट राजा के राजकवि बन गए। राजा हर्षवर्धन ने बाणभट्ट को महानय भुजंग अर्थात यह बड़ा लंपक है कहा था। तो यहाँ पे जो हर्षवर्धन से भेंट हुई, तो सबसे पहले जब भेंट हुई हर्षवर्धन और जो बाणभट्ट का, तो बाणभट्ट ने उन्हें क्या कहा, महानयन भुजंग, यानी कि बाणभट्ट बहुत काले थे, उनका रंग जो था बहुत काला था। तो उन्होंने क्या कहा, महानयन भुजंग। तो यह बड़ा लंपक है। तो बाणभट्ट ने कहा वह लंपक नहीं है, वो घुमक्कड़ है लेकिन लंपक नहीं। तो उन्हें अच्छा नहीं लगा था। तो इसलिए यह कथन किसका, तो यह कथन जो है बाणभट्ट का है। सॉरी दोस्तों, यह कथन जो है हर्षवर्धन का है। ठीक है, तो यह हमारा हो गया हर्षवर्धन से भेंट। अगला इनकी है प्रमुख रचनाएं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं तो मुख्य रूप से 5 मानी जाती है, लेकिन यहाँ पे 2 को दिया गया है। तो प्रमुख रचनाएं इनकी है, एक है हर्षचरितम और दूसरा है कादम्बरी। तो यहाँ पे हर्षवर्धन की प्रमुख 2 रचनाएं, हर्षचरितम पहला। तो हर्षचरितम में क्या है, तो यह सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है। इसमें इसे संस्कृत का प्रथम ऐतिहासिक गद्य काव्य माना जाता है। तो प्रथम इसे जो हर्षचरित को संस्कृत का प्रथम ऐतिहासिक गद्य काव्य माना जाता है हर्षचरित को। और दूसरा जो है वो है कादम्बरी। तो कादम्बरी एक प्रसिद्ध क्या है, कथा है, गद्य कथा है, गद्य कथा है। यह एक प्रसिद्ध गद्य कथा है। इसकी भाषा अत्यंत अलंकारपूर्ण और शैली क्या है, विशिष्ट है। ठीक है, यह हमारी हो गई उनकी रचनाएं। अगला जो हमारा है वह है जीवन का अंतिम काल। तो बाणभट्ट के जीवन का अंतिम काल कैसा था, तो बाणभट्ट ने अपना अधिकांश जीवन हर्षवर्धन के दरबार में ही बिताया। उनकी मृत्यु की निश्चित तिथि ज्ञात नहीं है, परंतु उनका जीवन 7वीं शताब्दी के मध्य तक माना जाता है। तो बाणभट्ट की जो मृत्यु की तिथि वह निर्धारित नहीं है, लेकिन यह कहा जाता है कि उनका जो मृत्यु हुआ वह 7वीं शताब्दी के मध्य में हुआ। ठीक है, यह हो गया हमारा, बाणभट्ट ने अपना अधिकांश जीवन हर्षवर्धन के दरबार में बिताया। यह जीवन का अंतिम काल था। अगला जो हमारा है वो 7वां है साहित्य में योगदान। तो 7वीं हेडिंग हमारी है दोस्तों साहित्य में योगदान। तो बाणभट्ट संस्कृत के प्रथम महान गद्यकार माने जाते। तो यह जो है बाणभट्ट संस्कृत के प्रथम महान गद्यकार माने जाते हैं। उनकी शैली को बाण शैली कहा जाता है, जो अलंकार उपमा और जो है अलंकार उपमा का वर्ण जो है से परिपूर्ण है। उन्होंने गद्य साहित्य को उच्च कोटि तक क्या किया, पहुंचा दिया। तो साहित्य में योगदान कैसे है कि वह जो है प्रथम महान गद्यकार माने जाते हैं। वो बाण शैली उनकी है और जो है अलंकार और उपमा का परिपूर्ण है। उन्होंने गद्य साहित्य को उच्च कोटि तक क्या कर दिया, पहुंचा दिया। अगली जो हमारी हेडिंग होगी वो है निष्कर्ष।
तो यहाँ पे हमारा हो गया जो है। अब हम निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। निष्कर्ष हमें क्या लिखना है दोस्तों? तो बाणभट्ट का जीवन संघर्ष, ज्ञान और साहित्य साधन का अद्भुत उदाहरण है। तो बाणभट्ट का जीवन कैसा था? संघर्ष से भरपूर था, ज्ञान से भरपूर था और साहित्य साधन का अद्भुत उदाहरण है। उनका वंश विद्वता से परिपूर्ण था। उनका जो वंश था कैसा था? विद्वता से भरपूर था। उनका जीवन अनुभवों से समृद्ध था। उनकी रचनाएं आज भी संस्कृत साहित्य की अमूल्य धरोहर है। तो किसकी रचनाएं? बाणभट्ट की रचनाएं आज भी संस्कृत साहित्य की अमूल्य धरोहर है। तो यह रहा प्रश्न हमारा दोस्तों। प्रश्न की तरफ एक बार फिर चलते हैं। प्रश्न हमारा है कि कवि बाणभट्ट का वंश और जीवन वृत्त का संक्षेप में वर्णन करें। तो यहाँ पे हमने संक्षेप में वर्णन किया। सबसे पहले हमें हेडिंग डालना है वंश यानी कुल परिचय। उसके बाद दूसरी हमारी हेडिंग जो डाला जाएगा वो है जन्म और प्रारंभिक जीवन। तो उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था, उनका जन्म कैसे, कहाँ पे हुआ। और दूसरी जो तीसरी हेडिंग है वह है शिक्षा और स्वभाव। उनका शिक्षा व्यवस्था कैसा था और उनका स्वभाव कैसा था। तो घुमक्कड़ स्वभाव के थे, ये हमारी हेडिंग होगी। चौथा हमारा हर्षवर्धन से भेंट उनका कैसे हुआ। और पांचवी हमारी है उनकी प्रमुख रचनाएं जैसे हर्षचरित और कादम्बरी। और छठवीं हमारी हेडिंग है जीवन का अंतिम काल। ठीक है। और सातवीं हमारी है साहित्य में योगदान। और उसके बाद हमें क्या लिखना है दोस्तों? निष्कर्ष। तो यह रहा दोस्तों आज की हमारी प्रश्नोत्तरी। उम्मीद करती हूँ कि यह प्रश्नोत्तरी आप लोग को अच्छा लगा होगा। बाणभट्ट से संबंधित जो सुखनासो उपदेश का जो कादम्बरी का एक भाग है सुखनासो उपदेश। तो आगे की प्रश्नोत्तरी हम जो है पुनः लेकर उपस्थित होंगे दोस्तों। तब के लिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमो नमः, नमः संस्कृता। इसके साथ ही यदि हमारे चैनल पर पहली बार बने हुए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।